welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, Role of psych. तो टुडे वी विल कवर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। अच्छा, इसमें हम लोग समझेंगे क्या, व्हाट वी विल सीक टू अंडरस्टैंड कि मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है ना। हम लोग किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जो कुछ सर्टेन डिसऑर्डर्स जिनके नाम ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, मूड डिसऑर्डर। अब ये क्या इंक्लूड करता है, डिप्रेशन, बाइपोलर, schizophrenia, sample of other disorders जैसे dissociative disorder, eating disorder, personality disorder, traits, vulnerability and protective factors। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, मूविंग फर्दर। अच्छा, इन सबको सीखने की जरूरत क्यों होती है? Why learn about psychological disorder? कि 11th और 12th के बच्चों के लिए तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ना कि उनको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ाएं। तो रीजंस फॉर क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छाएं क्या क्या है। तो सबसे पहला है पर्सनल फैमिलियरिटी विद साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके जो कुछ पर्सनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजी तो सीधा इंसान के दिमाग में यही आता है कि आप इलाज करते हो, आप पढ़ा भी सकते हो, काउंसलिंग भी कर सकते हो। बहुत हद तक हर इंसान ये बात नहीं सोच पाता, ठीक है। नोइंग समवन एल्स विद द डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जानने के बाद हम ये भी जान सकते हैं कि भले हमारा काम पढ़ाने का है, पर हम ये भी जान सकते हैं कि जिस इंसान से हम डील कर रहे हैं क्या वो किसी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। Hearing about how prevalent and socially devastating some disorders have become in society, किस तरीके से कुछ जो डिसऑर्डर्स है वो समाज में फैल रहे हैं, ठीक है। Wanting to learn more about mental health and human nature, और हमें कुछ और भी जानना जरूरी है। हम और भी जानना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और ह्यूमन नेचर क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो टर्म है ना, ये अभी कुछ ही सालों से फेमस हुआ है, वरना इससे पहले कोई नहीं जानता था। आपको जुकाम हुआ है, पीपल विल शो सिंपैथी, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है तो लोग आपसे ये बोलेंगे आप पागल हो गए, ठीक है। नो वन गिविंग देयर डैम केयर अबाउट टू नो कि आप किस चीज से डील कर रहे हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, वो सीधा जजमेंट पास करेंगे, आपको गुस्सा आ रहा है, आप पागल हो क्या जो आपको गुस्सा आ रहा है, कल तक तो आप ठीक थे, तो आज कुछ हुआ होगा ना। पर किसी को जानने में रुचि नहीं है, ठीक है। ओके, पर्सपेक्टिव्स ऑन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये जो मनोवैज्ञानिक विकृतियां हैं, इनके पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है, परिप्रेक्ष्य क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे, डिफाइनिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम इसको परिभाषित करेंगे। थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट ADHD, ठीक है, ये अटेंशन से रिलेटेड चीज है, इसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, इसको एक लेबल देंगे। हर चीज का एक लेबल होता है ना, तभी हम उस चीज को जानते हैं। इंसैनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजें अलग अलग होती, जरूरी नहीं है इंसान पूरी तरीके से इंसेन हो या पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो। तो इंसैनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कनेक्शन है, यहाँ पर we'll try to figure out, ठीक है। What kind of questions we should keep in mind, तो ये कुछ questions है जो हमें जानना जरूरी है कि how do we decide when a set of symptoms are severe enough to be called a disorder that needs treatment। कब किसी symptoms को हम एक disorder बोलेंगे और कब उस चीज को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Can we define specific disorders clearly enough so that we can know that we are all referring to the same behavior mental state? क्या हम इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को डिफाइन कर सकते हैं क्लियरली कि वो सिंपल हो, पर्याप्त हो ये जानने के लिए कि हाँ यही सारे व्यवहारिक इंसान में पाए जाते हैं। Can we use our diagnostic labels to guide treatment rather than to stigmatize people? क्या हम जो भी डायग्नोस्टिक लेबल्स हैं पीपल को जानने की कोशिश करें उन ट्रीटमेंट्स के थ्रू, या फिर उन्हें सीधा एक स्टिग्मा बता दें कि नहीं आपको ये है, कुछ नहीं हो सकता, आप सीधे पागल हो।
ठीक है, क्योंकि एक जज भी जब जजमेंट पास करता है तो उससे पहले वेरियस कैटेगरी, वेरियस स्टेप से वो निकलता है ना। ऐसा तो उसको पता है कि ये दोषी है, पर वो सीधा नहीं बोलता कि तुमने कोई जुर्म किया है। ठीक है, यदि हम कोई लीगल लैंग्वेज यूज कर रहे हो या कोई लॉ लैंग्वेज इंटरप्ट करने की कोशिश करो तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि इट्स इन माय नेचर, तो ये बोलते बोलते आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली इसी से एग्जांपल से रिलेट करते हैं। ओके ओके, सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या है? ये पैटर्न्स ऑफ थॉट है, फीलिंग्स है, एक्शंस है दैट वी आर डेविएट, ठीक है, डिस्ट्रेसफुल है और डिसफंक्शनल है। फंक्शनल मीन्स एक क्रम में चीजें चल रही हैं, और डिसफंक्शनल मतलब उसका क्रम बिगड़ गया। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला टर्म क्या है? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ मेंटल बिहेवियर, इल हेल्थ। कौन सी हेल्थ? मेंटल बिहेवियर, इल हेल्थ। हेलो, सॉरी, इल इल हेल्थ। ठीक है, मतलब बुरी स्थिति। हम तभी बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग इल, हम बीमार हैं, मतलब चीज ठीक नहीं है, इल हेल्थ। ठीक है, ओके, सो डिसऑर्डर क्या रिफर करता है? मेंटल बिहेवियर की बुरी अवस्था को। ठीक है, पैटर्न्स क्या रिफर कर रहे हैं? पैटर्न्स रिफर्स टू फाइंडिंग अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दैट टेंड टू गो टुगेदर एंड नॉट जस्ट सीइंग अ सिंपल सिम्टम्स। ठीक है, पैटर्न क्या है? ये रिफर कर रहे हैं किसी कलेक्शन की फाइंडिंग को, जो भी सिम्टम्स आप देख रहे हो किसी इंसान में, दैट टेंड टू गो टुगेदर, जो एक साथ जा रहे हैं, एंड नॉट जस्ट सीइंग अ सिंगल सिम्टम। मान लिया किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है, तो आपको एक सिंपल सिम्टम क्या दिखेगा? उसको गुस्सा आ रहा है, पर उसके अंदर बहुत सारी चीजें चलेंगी। ही विल गो स्लो डाउन, उसका बात करने का तरीका हो सकता है तो वो स्लो हो जाए। गुस्से में कई चीजें होती है ना, ये तो इंसान चिल्लाएगा या फिर एकदम शांत हो जाएगा। कई सारे सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे। चेंजेस इन बिहेवियर, उसके व्यवहार में डेली की अपेक्षा कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। For there to be distress and dysfunction, symptoms must be sufficiently severe to interfere with one's daily life and well-being. ठीक है, अब उसका जो डिस्ट्रेस होगा और उसके जो भी डिस्फंक्शंस होंगे, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? सीवियर होंगे। कैसे होंगे? सीवियर, बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है, इसलिए टू इंटरफेयर विथ वंस डेली लाइफ एंड वेलबींग, जो आपकी डेली लाइफ और आपका जो भी नॉर्मल जीने का तरीका है उसको क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, डेविएंट का क्या मतलब है? डेविएंट मींस डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म्स। आपके जो भी मानक हैं और जो भी शर्तें हैं उससे अलग हटके जाएंगे। जैसे आपका मूड ऑफ है और आपके लिए डेविएंट एक नॉर्म बना दिया जाएगा, आपको चुप रहना है, आप यहाँ पर बात नहीं करेंगे। पर किसी चीज को देखकर आपको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ गया या आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हियर योर बिहेवियर वुड बी डेविएट। यहाँ पे आपका व्यवहार जो है वो कैसा हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? जो भी मानक और शर्तें दी गई है उससे आप डिफर बिहेवियर कर रहे हैं। ओके ओके, मूविंग फर्दर, अब डेविएट को थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है। टू डेविएट in general means to vary from what typically would happen. ठीक है, to deviate का मतलब deviation एक kind of, ठीक है, तो इसका generally means क्या होता है? क्या normally होने वाला है ये उससे थोड़ा सा different होगा। ठीक है, in psychology a behavior or mental health state or mental state is considered deviant by a culture when it is different from what would be expected in that culture. जैसे कि एग्जाम्पल, आप अभी तो मान लिया हम कहीं पर भी कुछ भी पहन लेते हैं, ठीक है, पर एग्जाम्पल यदि हम दें तो आप किसी शादी में यदि जाते हैं, किसी फ्रेंड की वेडिंग में जाते हैं, किसी भी वेडिंग में जाते हैं, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप क्या पहन कर आए? सूट या जो भी फॉर्मल ड्रेस होती है, जो भी इनफॉर्मल आपने सोच के रखी होगी वो। क्या आप ट्राउजर में उस शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। या फिर कोई भी आप जो हम लोग नाइट गाउन नाइट सूट्स पहनते हैं, क्या आप उनमें जाएंगे? रिलैक्सेबल क्लोथ्स में जाएंगे आप वहां पे आउटफिट में? नहीं जाएंगे। मतलब आपका बिहेवियर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप इन ड्रेसेस में आएंगे। एग्जाम्पल, स्कूल यूनिफॉर्म, एक स्कूल यूनिफॉर्म होती है ना, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? आपको स्कूल यूनिफॉर्म या कॉलेज यूनिफॉर्म या ऑफिस यूनिफॉर्म व्हाटएवर, उस
वे में आपको जाना है, यू वुड बी एक्सपेक्टेड देयर एज इट, ठीक है। पर आप एक किसी भी नॉर्मल ड्रेस में चले गए, मान लिया आप अपने ऑफिस में धोती कुर्ता पहन के चले गए, यू आर वर्किंग इन आईटी कंपनी और वहां पर आप धोती कुर्ता पहन के चले गए, वुड इट बी एक्सपेक्टेड? नो, ये कैसा बिहेवियर हो जाएगा आपका? डेविएंट, ठीक है। ऐसे कुछ चीजेस बिहेवियर में भी देखने मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपका इंटरव्यू है और आप वहां जाके गाना गाने लगे या कोई चीज तोड़ फोड़ करने लगे, इट विल बिकम अ डिसऑर्डर, डेविएंट, ठीक है। A disorder may also be a deviation from a typical development pathway. कोई भी जब आपको टिपिकल डेवलपमेंट पाथवे बता दिया जाए कि नहीं आपको इसी तरीके से जाना है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसे ही करना होगा, तो वो आपका डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको घर पे बहुत सारे काम है और घर पे एक स्ट्रिक्टनेस लगा दी जाए, आपको 5 बजे से पहले पहले घर आना है, ठीक है, या आपको 5 बजे से पहले पहले हमें सर्टेन काम करके देना है। अब एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई ना कि चलो आप ये काम 5 बजे से पहले पहले कर दोगे, बड़ा आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ये क्या हो गया आपका डेविएशनल बिहेवियर, ठीक है। अब the role of context and culture will define deviance here. So context क्या है, इसका संदर्भ क्या है? Whether a behavior varies from expectation depends on the situation in which behavior occurs. जब भी आपका जो बिहेवियर है वो वेरी करता है किसी एक्सपेक्टेशन से, जो कि डिपेंड होती है किसी सिचुएशन पर, ठीक है, जिस पर क्या है आपका व्यवहार जो है घटित होता है। जैसे healing for hours is not deviant when it happens at a football game. आप यदि फुटबॉल गेम खेल रहे हैं और वहां पर आप कंटिन्यू चिल्लाए जा रहे हैं, डू फास्ट, डू इस, जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो, बॉल दो, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, ये आपका डेविएशनल बिहेवियर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। कल्चर क्या हो गया? These painting face might seem deviant when reviewed from a different culture. किसी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और वहां पर आप पेंटेड फेस लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डेविएंट काउंट होगा। ये कैसा प्रतीत होगा? डेविएंट, क्योंकि क्या कर रहा है कल्चर से डिफरेंट है। आप किसी की शादी में इस तरीके से ये सूट्स पहनकर चले जाए, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में चले जाए, तो ये डेविएंट बिहेवियर होगा आपका, ठीक है। तनु जी समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल देखा था? ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हम बोलते हैं ना सर्टेन पर्सन इज एन अटेंशन सीकर, उसका काम कुछ नहीं है, वो तो बस अटेंशन सीक करने के लिए ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। ओके, अब ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये डेविएंट है, क्या ये डिस्ट्रेसफुल है, क्या ये किसी तरीके की कोई डिसफंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इज attention deficit hyperactivity disorder is a disorder? क्या ये जो ADHD है ये एक तरीके का डिसऑर्डर है? ओके, कोई भी चीज नॉर्मल होती है तब वो डिसऑर्डर नहीं होती है, when it cross its limit तब ये क्या बनती है? एक डिसऑर्डर बनती है, ठीक है। Do some people have a level of inattentiveness, impulsiveness or restlessness that goes beyond laziness or immaturity? कुछ लोगों का जो भी अटेंटिवनेस होता है और इम्पल्सिवनेस होता है, ठीक है, और रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी जो है वो होती है जब ये क्या होती है किसी आलस्य और इमेच्योरिटी अपरिपक्वता से परे चली जाती है, सिर्फ तभी ये क्या होती है? डेविएंट होती है, ठीक है। जैसे हम क्या पाते हैं, हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, हर इंसान के अंदर, वो किसी भी एज का हो मैटर नहीं करता, पर वो बचपना उसका कुछ सर्टेन लोगों के सामने ही निकल कर आता है ना। आपके कुछ खास फ्रेंड्स हो गए, सारे दोस्त भी नहीं, आपके कुछ खास दोस्त हो गए, है ना, आपका लाइफ पार्टनर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे भी हो गए, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, इनके सामने आपका इनअटेंटिवनेस निकल कर आएगा ना कि वो कुछ कह रहे हैं आप ध्यान मत दो चल जाएगा, इम्पल्सिवनेस हो जाओ कभी गुस्सा कर दो चल जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाओ कि नहीं नहीं अभी करो अभी करो अभी करो चल जाएगा, ठीक है, इमेच्योरिटी दिखा दो, बचपना दिखा दो, ये सारी चीजें चल जाएंगी और ये सारी चीजें क्या नहीं मानी जाएंगी? डेविएंट नहीं मानी जाएंगी। बट इन केस जैसा हमने अभी आपको बताया
कि हर इंसान के अंदर एक बचपना छुपा होता है, आपकी एज कुछ भी हो। अब इस क्लास के एग्जाम्पल ले तो हम तीनों की एज में डिफरेंस होगा, ठीक है, हम तीनों की एज में श्योरली डिफरेंस होगा, और हम तीनों कहीं ना कहीं बचपना भी आराम से करते होंगे। बट क्या ये एक्सपेक्टेड होगा कि हम यहाँ पर इस क्लास में चॉकलेट के लिए झगड़ने लगे, या आप लोग किसी चीज के लिए जिद करने लगे कि नहीं मैम अभी करो अभी करो अभी करो? वुड इट एक्सपेक्टेड? नहीं, ठीक है। और नहीं फिर मैम। ये जो आपका बिहेवियर ये कैसा हो जाएगा, आपका डेविएंट। गेटिंग माय पॉइंट? Getting. ओके। इज इट डिस्ट्रेसफुल? अब क्या ये डिस्ट्रेसफुल है? अब डिस्ट्रेसफुल इंसान कब होता है? इज द पर्सन एंजॉयिंग बीइंग एनर्जेटिक, और आर दे फ्रस्ट्रेटेड दैट दे कांट सस्टेन फोकस? अब क्या ये डिस्ट्रेसफुल है कि आप एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो इसलिए क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो? क्या ये डिस्ट्रेसफुल है? है। पर कब? कभी कभी ये चल जाता है, आप एग्जॉस्टेड हो गए, सुपर एग्जॉस्टेड हो गए किसी काम को लेकर, थक गए किसी चीज को लेकर, तब ये कभी कभी हो सकता है। इट विल नॉट कंटेन और कंसीडर एज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है। पर जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तब ये क्या बचेगा आपको? डिस्ट्रेसफुल। अब पता चलो रोज ही एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, रोज ही आपकी लो एनर्जी हो रही है, ठीक है। अब रोज फ्रस्ट्रेट हो रहे हो किसी चीज को लेकर, आप डेली सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप अंदर ही अंदर किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो? किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रगलिंग का नेचर कुछ भी हो सकता है, मे बी आपको हेडेक हो रहा है, मे बी कोई आपके हिडन थॉट्स है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। इज देयर डिसफंक्शन? क्या कोई डिसफंक्शंस होते हैं वहां पे? आर द सिम्टम्स हार्मलेस वन, और डू दे नेगेटिव इम्पैक्ट वर्क एंड रिलेशनशिप्स? आई होप ये बैकग्राउंड डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना आपको? नहीं मैम। ठीक है, तो ये क्या कोई डिस्फंक्शन है कि कोई जो सिम्टम्स है वो आपके लिए हार्मलेस नहीं है, ठीक है। किसी चीज से आपको मजा आ रहा है, क्या ये कोई डिस्फंक्शन है? क्या आप कोई काम आपको पसंद है, क्या आप उसको कंटिन्यू करे जा रहे हो, कंटिन्यू रुक ही नहीं रहे हो? जैसे मान लिया कोई एक सॉन्ग आपको पसंद आ गया, अब ये हार्मलेस है ना, इससे कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई सॉन्ग पसंद आ गया, ठीक है। अब आप फन फन में उसको कंटिन्यू सुने जा रहे हो, अब आप उसको इतना सुन रहे हो इतना सुन रहे हो कि आपके घर वाले ही बोर हो गए, फुल लाउड स्पीकर, ठीक है। और डू दे नेगेटिवली इम्पैक्ट वर्क? क्या ये नकारात्मक रूप से आपके काम पर प्रभाव डाल रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रहे हैं? यदि ऐसा कुछ हो रहा है तब ये क्या होगा? डिसफंक्शन होगा। कोई चीज हद से ज्यादा, मान लिया आपको आपके किसी सिबलिंग ने, फ्रेंड ने, बच्चों ने जिद की कि चलो आज फुटबॉल खेलते हैं, चलो आज ये कोई गेम खेलते हैं, तो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए खेलोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि पता चला आपने रात से खेलना शुरू किया, आप दूसरे दिन तक कंटिन्यू खेल रहे हो। हम ओलंपिक में नहीं हाँ खेलने जी। जा रहे हैं ना वो गेम अभी तुरंत, ठीक है। चलिए ओलंपिक से एक आपका जीके का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, यहाँ पे कभी भी काम आ सकता है। अभी ओलंपिक शुरू हो गया, आपको पता होगा है ना? हाँ जी। आज ही किसी वेट लिफ्टर ने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए, हाँ ना, जी जीता है। नाम बताएंगे उसका कौन है? मैम सब कुछ पढ़ा है मैंने पर नाम ही नहीं पढ़ा। उसकी फोटो भी थी। ओके ओके, क्या 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 पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है आपने? क्या क्या पढ़ा है आपने, थोड़ा जल्दी से एक बार बता दीजिए, इतना बता दीजिए इसलिए ओलंपिक हो कर रहे हैं। शायद उन्होंने दो शायद उन्होंने 200 के करीब कुछ वजन लिफ्ट किया है शायद। सही कह रही हैं। ओके, ओलंपिक अभी हो कर रहे हैं? ये नहीं पता मुझे मैम कहाँ हो रहे, लेकिन ये पता है कि हाँ हो रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक है ये। हाँ, ये टोक्यो में हो रहा है ना? इससे पहले कहाँ पर हुआ था? इससे पहले ये लास्ट ओलंपिक चाइना की थी, चाइना में। नहीं,
चाइना में तो नहीं हुआ था, मैं शायद टोक्यो ओलंपिक की टोक्यो में हुआ था मैम। ठीक है, इससे पहले टोक्यो में हुआ था, जापान, और अभी कहाँ पर हो रहे हैं ये? बीजिंग ओलंपिक कब टोक्यो हुआ अभी था? का नहीं पता मैम, मुझे तो पता नहीं बिल्कुल भी। बीजिंग ओलंपिक कब हुआ था? 2020 टोक्यो तो 2020 है। हाँ, ये वही वाला है। बीजिंग इससे पहले। बीजिंग इससे पहले, तो अभी इससे पहले जो लास्ट ओलंपिक हुआ था ना, वो बीजिंग वाले ही हुआ था। ठीक है, ये वाला मीराबाई जो, लाई थी, मीराबाई। हाँ, है ना, अभी ये जो हो रहा है, ये जो कैंसिल हो गया था ना, पोस्टपोन हो गया था, ये वही वाला अभी हेल्ड हो रहा है। ठीक है, और मीराबाई चानू जो है, इन्होंने आज से आई गेस शुरू हुआ है, पहले दिन उन्होंने सिल्वर मेडल दिया है इंडिया को। ओके, सिल्वर मेडल मैम। सिल्वर मेडल। ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। ठीक है, अब देखिए, ये ना पूरी कंट्री का अटेंशन सीख कर रही है इस टाइम पे। इनको ओम बिरला ने भी कांग्रेचुलेट किया है, मोदी जी ने भी कांग्रेचुलेट किया है, मतलब हर इंसान इनको कांग्रेचुलेशन विशेस दे रहा है। तो ये कौन है अभी बेस्ट अटेंशन सीकर है इस टाइम पे? ठीक है, अब इनका ये डिसऑर्डर कब बन जाएगा? यदि ये आज से शुरू हो और किसी भी इंसान को फोन करके कभी भी शुरू हो जाए, पता हमें सिल्वर मिला है, पता हमें सिल्वर मिला है, पता हमें सिल्वर मिला है, और ये इंसान किसी को सोने ही ना दे, किसी को भी सोने ना दे। ठीक है, ये क्या करे? किसी ये को कौन भी सा सोने डिसऑर्डर होगा ना ना? दे। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन है, डिफिशियंस कर रहा है ये। हाइपर एक्टिविटी मतलब एक्टिव तो हो या आप हाइपर हो रहे हो किसी चीज को लेकर, एंड बहुत ज्यादा, हद से और ज्यादा। अब ये क्या हो रहा है? डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे आपका बच्चा कोई मेडल जीत के लाया, बच्चे वाला एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिया जाएगा क्योंकि ही और शी इज नॉट दैट मच मैच्योर। ठीक है, पर मान लिया आपको कोई फ्रेंड ही, अब आपको कंटिन्यू वो बताता रहे छोटी छोटी अचीवमेंट्स। ठीक है, लाइक आपको कोई फ्रेंड जैसे अगर मैम मैं बोले, बताऊं आज नहीं मैम, जैसे आज सुबह से ना यहाँ पे एयर शो हो रहा था एयरफोर्स में, तो अब मैं बार बार वही चीज बताते रहूंगी, हम तो ये शो देख के आए, हम तो ये शो देख के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये क्या हो बहुत ज्यादा जाएगा? हो जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाइक आपसे कोई एक बार मजाक में बोल दे आपने मच्छर को मारा, अब वो बार बार वही बता रहा, पता आज मैंने मच्छर मारा। दिस काइंड ऑफ आज तो जोक। मैंने मच्छर मार दी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? हम इसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट बाद मे बी लिंक ब्रेक हो सकती है, आई सेंड यू द लिंक अगेन। ठीक है, ओके। ओके इस क्लास के बाद यदि हमें मैम टाइम मिलता है, जब हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आप लिंक सेंड करते हो ना दोबारा, तो पता नहीं मेरे फोन के नेटवर्क में क्या हो जाता है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता। तो आप वैसे ही क्या कीजिए ना, जैसे आप करते हो मेल से। चलिए कोई बात हाँ मैं नहीं, ऐसे ही करती हूँ मैम, डिटेल्ड पता नहीं क्लास फिर के भी। बाद इफ विल गेट टाइम तो हम लोग रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ ना करके गूगल मीट पे करेंगे, उसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके नेचर को समझने की हाँ हाँ ठीक है। कोशिश करेंगे, है ना? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हम लोग क्या करेंगे, इसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन रीजन टू डायग्नोस अ डिसऑर्डर इज टू मेक डिसीजंस अबाउट ट्रीटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करेंगे, एक रीजन है उसको डायग्नोस करेंगे एक डिसऑर्डर के लिए। ठीक है, जो क्या करेगा, एक डिसीजन बनाएगा कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू ट्रीट अ डिसऑर्डर इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, based on older understanding of psychological disorder, treatments have included exercising, ठीक है, evil spirits, beating, caging, restraint, and अब एंड के बाद चीजें अभी बाद में आएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, एक रीजन होगा जो भी डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, वो क्या करेगा, एक डिसीजन बताएगा कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी डिसऑर्डर को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये हेल्प करेगा इस चीज को समझने में कि किसी साइकोलॉजिकल सिम्टम का नेचर क्या है और उसके कारण क्या है। ठीक है, ये पुरानी अंडरस्टैंडिंग पे बेस होगा, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पहले पाए जाते थे उन सारी चीजों पर ये बेस होगा।
उसके जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो इंक्लूडेड होंगे किस चीज में, ये जो भी पुरानी आत्माएं भूत प्रेत चीजें समझ में आ रही है ना, ऐसे सॉल्व होती थी ना पहले कि हाँ मनोवैज्ञानिक जी चीजें हाँ कुछ नहीं होती है, हाँ, ऊपर कोई भूत भूत चढ़ा हुआ है, वो भूत एबल प्रेत स्पिरिट। पास आया होता है। हाँ ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पीनल्स न्यू अप्रोच। हमारा टाइम अप होने वाला है ना। लिंक भेज रहे हैं हम आपको, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, पर लिंक आप लोग ना 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे सर का फोन आ रहा है उसको लेने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अप्रोच आई पीनियल्स की, ठीक है, नई अप्रोच है। तो इनका पूरा नाम था फिलिप पीनियल, ठीक है। ये इनकी डेट ऑफ डेथ सॉरी बर्थ और डेट ऑफ डेथ है 1745 से 1826। एंड अदर्स sought to form brutal treatment by promoting a new understanding of the nature of mental disorder। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते थे तो ये एक तरीका था जो आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं, ब्रूटल ट्रीटमेंट देते थे वो लोग, ठीक है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। पीनल प्रपोज, जैसे आपने टीवियों में देखा होगा, वो चिमटा विमटा लेकर मारते वारते हैं, भूत भगाते हैं काइंड ऑफ। हाँ जी, तो ये उस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस तरीके से इन सारी चीजों को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चप्पलों पीनल, से भी भागता है। मैं हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स है ना, वी विल नॉट डिस्कस दैट थिंग्स हाँ ओवर हियर, जी, ठीक है। पीनल जो है प्रपोज किए थे, करते थे कि जो मेंटल डिसऑर्डर है वो कोई डेमोनिक पोजीशन, उसका कोई कारण नहीं है, कि कोई भूत आपके ऊपर नहीं आया हुआ है, कोई प्रेत वगैरह आपके ऊपर नहीं आया हुआ है, बट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस एंड इनह्यूमन कंडीशन। पर क्या आया हुआ है आपके ऊपर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपको है ना परेशान कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकता है और इनह्यूमन हो सकता है, ठीक है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट मूवीज, वहीं से हमें सारी चीजें देखते हैं और वहीं से हमें ज्यादातर चीजों का पता चलता है कि मान लिया किसी के घर में कोई घटना हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब उससे जो भी सबसे ज्यादा क्लोज होगा ना, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए वो एकदम चुप हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज है उस टाइम पे, ठीक है। चुप हो जाएगा, हो सकता है उसका खाने पीने में मन ना लगे, हो सकता है उसका किसी बात करने में मन ना लगे। तो एक कंक्लूजन कुछ लोग निकाल देते, जैसे कुछ दिन पहले हम एक शॉर्ट सीरीज देख रहे थे, तो उसके जो भी रिलेटिव थे आसपास वाले, उसने क्या कंक्लूजन निकाला, ये उस इंसान से ज्यादा क्लोज था, इसलिए उस इंसान की जो स्पिरिट है वो इसके साथ चलने लगी है। हाँ जी, समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ जी, समझ। बिना ये सोचे कि Paranoid कुछ, personality disorder. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पैरानॉर्मल थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स, पर ये लोग सीधे ही बोल देते हैं कि नहीं कोई डेमोनिक पोजीशन हो गया आपके ऊपर, ठीक है। Penal's moral treatment involved improving the environment and replacing the asylum beatings with patients dances, ठीक है। असाइलम में क्या कहता किया जाता था, लोगों को मारा जाता था। तो पीनल ने क्या किया, एक मोरल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व किया उस एनवायरनमेंट के सुधार में और उसको असाइलम से रिप्लेस किया। अब असाइलम में आप तो नहीं देखने जा रहे ना कि आपको क्या क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉट्स वगैरह दिए जाते हैं, यू हैव हर्ड अबाउट इट, है ना। एंड फ्रॉम द ह्यूमन व्यू टू द साइंटिफिक व्यू ऑफ द मेंटली इल, ह्यूमन व्यू जो था उससे साइंटिफिक व्यू, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वहां पर आए किसके, मेंटली इल, जो भी मानसिक परेशानियां होती है उन सारी चीजों को लेकर। अब पीनल का जो ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस थे, उन्होंने क्या इंप्रूव किया, लाइफ्स को, जीवन को, लेकिन प्राय इसने क्या किया, मेंटल इलनेस को कुछ उसके ट्रीटमेंट में अफेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ मेडिकल मॉडल्स आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ डिस्कवरीज हुई दैट द डिसीज ऑफ सिफिलिस causes mental symptoms by impacting the brain, suggested a medical model for mental illness। इसके बाद क्या हुआ, कुछ डिसीजेस की खोज की गई, है ना, कुछ सिफिलिस डिसीजेस की खोज की गई जो क्या कर रहे थे, मेंटल सिम्टम्स को बता रहे थे, और वो मेंटल सिम्टम क्या कर रहे थे, किसी तरीके से आपके ब्रेन पर असर कर रहे थे, ठीक है। आपने शायद सुना हो, स्ट्रेस में कॉज ब्रेन कैंसर, यदि आप हद से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इट मे कॉज ब्रेन कैंसर। हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से आता है, यानी कि मेंटल हेल्थ जहां पर असर कर रही है,
आपने कभी सुना है किसी को फीवर आया और उसको हार्ट अटैक आ गया? उसको कोई उसको स्ट्रेस हुआ है इसलिए उसको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है ना? किसी से झगड़ा हो गया या ब्रेकअप और व्हाटएवर थिंग्स, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या सजेस्ट कर रही है? एक मेडिकल मॉडल सजेस्ट कर रही है। किस चीज के लिए? मेंटल इलनेस के लिए। अब मेडिकल मॉडल्स क्या है? तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैन बी सीन एज साइकोपैथोलॉजी एंड इलनेस ऑफ द माइंड। हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी तो पढ़ते ही हैं, बट जो बुक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका नाम होता है साइकोपैथोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ दैट बुक, साइकोपाथ, ठीक है। मतलब विकृत रास्ता जिसको हम बोल सकते हैं, साइकोपाथ को क्या बोल सकते हैं? विकृत रास्ता। किस चीज का? एन इलनेस ऑफ द माइंड, मन की एक बुराई, एक विकृति, ठीक है। ओके, डिसऑर्डर्स कैन बी डायग्नोस्ड, और हर बीमारी का हल होता है, हर समस्या का हल होता है। तो लेवल क्या हुआ? कोई भी डिसऑर्डर यदि है तो वो क्या हो सकता है? डायग्नोस हो सकता है। लेबल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दैट टेंड टू गो टुगेदर। अब ये क्या कर रहा है? लेबल दे रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उनका कलेक्शन हुआ जो एक साथ चल रहे हैं। अब एक नाम आपको दे दिया कि हाँ ये सिम्टम्स कलेक्टिवली आपके अंदर चल रहे हैं, तो यू मे बी पैरानॉइड, ठीक है, यू मे बी मैनियक, you may have some kind of personality disorders and so on, ठीक है। यदि कलेक्टिवली आपके अंदर सारी चीजें आ रही है तो क्या बोल सकते हैं? आप मनोग्रसिता, बाधिता से ग्रसित हैं, काइंड ऑफ थिंग्स, ओसीडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, जब किसी को खांसी होती है, जुकाम होता है, उसका शरीर गर्म हो जाता है, हम तब बोलते हैं ना इसको फीवर हो रहा है, ठीक है। कुछ सिम्टम्स जब कलेक्ट होते हैं। People with disorder can be treated. यदि कोई लोग है जो डिसऑर्डर जिनको है तो वो क्या हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं। Attended to given therapy. उन्हें क्या अटेंड करना पड़ेगा? जो भी थेरेपीज उनको दी जा रही है। All with the goal of restoring mental health. और इन सबका गोल क्या होगा? आपकी मेंटल हेल्थ को वापस से पाना, ठीक है। अभी बायोसाइकोलॉजिकल साइकोसोशल अप्रोचेस है आपको, वो क्या है? तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके दो इन्फ्लुएंसेस हैं, दो प्रभाव। सबसे पहला बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और दूसरा साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे मान लिया आपने किसी से कुछ कह दिया और आपको ट्रॉमा हो गया, तब भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। या फिर आपको खाना पीना सही से नहीं हुआ, आज आपने खाना अच्छे से नहीं खाया, कोई भी ब्रेन स्ट्रक्चर आपको कहीं पे मन नहीं लग रहा, किसी से झगड़ा हो गया, तो भी आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे माइग्रेन का कारण साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। जबकि माइग्रेन सुनने में क्या है? फिजिकल हेल्थ से रिलेट है, ठीक है। आपने वो सुना होगा ना, चिंता चिता के समान है। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो आप ठीक हो सकते हैं, पर यदि आपको किसी चीज की चिंता एक बार लग गई तो उसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको उसको जड़ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है? तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में आ जाएगा इवोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम आपके अंदर चल रही है उसकी शुरुआत हुई होगी ना कहीं से, इवैल्यूएट हुआ होगा, वो इवोल्यूएट हुआ होगा कहीं से। इंडिविजुअल जीन, हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि पापा को शुगर है तो आपको भी हो सकता है, जस्ट इन केस, ठीक है। ब्रेन स्ट्रक्चर हो सकता है बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, है ना। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, अब इसमें भी चीजें हो सकती है, आपका मन कैसा है, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आपके मान लिया दो दोस्त हैं, आप अपने ए फ्रेंड से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप अपने बी फ्रेंड से उस तरीके से बात नहीं करेंगे, आपका दोनों से बात करने का तरीका अलग अलग होगा। आप उतने ही घुले मिले होंगे, आप उतने ही अच्छे से बात करते होंगे, सारी चीजें होंगी, पर कुछ सीक्रेट्स फिर भी ऐसे होंगे जो ए को नहीं पता होंगे या बी को नहीं पता होंगे, है ना। और पॉसिबली पॉसिबल है, मोस्ट प्रोबेबली, कि वो दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस, ट्रॉमा, लर्न हेल्पलेसनेस, आप सीख रहे हैं कि आपको किस तरीके से हेल्पलेसनेस फील कर रहे हो, ठीक है। मूड रिलेटेड परसेप्शंस एंड मेमोरीज, यानी कि मूड स्विंग्स, और कुछ बुरी याद आ गई एकदम से जिसको आप याद करना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं आपके सब कुछ मिलाकर? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर।
तीसरा इन्फ्लुएंस यहाँ पर निकल कर आता है सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस। तीसरा इन्फ्लुएंस क्या निकल कर आता है? सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। और इन तीनों से ही मिलकर क्या बना है आपका बायो साइको सोशल अप्रोच। बायो साइको सोशल अप्रोच में कौन से तीन इन्फ्लुएंस है आपके? बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड सोशल कल्चरल और सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है? रोल्स, एक्सपेक्टेशंस, डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मैलिटी एंड डिसऑर्डर। किसी इंसान की कोई चीज आपको नॉर्मल भी लग सकती है और वो उसी दूसरे इंसान को वो एक डिसऑर्डर भी लग सकता है। एक्सपेक्टेशंस, आप किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपसे कोई इंसान कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका रोल क्या है? ठीक है, आपका रोल क्या है? यदि आपके आंख में आंसू आते हैं तो कुछ सर्टेन लोगों के सामने आएंगे ना, हर किसी के सामने तो नहीं आप रोने लगोगे। ठीक है, आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप किसी खास से एक्सपेक्ट करोगे ना। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपनी सिबलिंग की प्लेट से चिप्स खा लेना, पैकेट से। अब आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो अपना आपका स्टूडेंट यदि कोई चिप्स खा रहा है या कुछ भी खा रहा है तो आप वो तो नहीं खाने लगोगे ना। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मैलिटी एंड डिसऑर्डर। ठीक है, अब यदि आप अपने फ्रेंड की पॉकेट से कोई चीज निकाल रहे हो दैट इज नॉर्मल। ठीक है, उसकी प्लेट से उसके स्नैक्स छीन कर खा रहे हो दैट विल बी नॉर्मल। पर यदि आप अपने स्टूडेंट, अपने स्टाफ की प्लेट से कोई चीज छीन कर खा लिए या अचानक से उसके साथ की कोई चीज आपने छीन ली तो वो क्या बन जाएगा? तुरंत की तुरंत डिसऑर्डर। ठीक है, मेमो मिल जाएगा उसके साथ। सॉरी, उसके बाद साथ में मेमो मिलेगा। शो कॉज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मेंटल डिसऑर्डर्स कैन अराइज इन द इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। नेचर प्रकृति, नर्चर जो चीज उसको दी जा रही है। मेंटल डिसऑर्डर शुरू कहाँ से होते हैं? ये अराइज हो सकते हैं जो इंटरेक्शन होता है प्रकृति। एक तो या तो एक हमारा मूड कब खराब होता है? तो मौसम खराब होता है ना कि आज मौसम अच्छा नहीं है इसलिए आपका मूड खराब है, लाइक ह्यूमिडिटी। हो सकता है आपको किसी से एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, बिल्कुल। अब नर्चर, नर्चर क्या हो गया? आपको खाना अच्छे से नहीं मिला, है ना, या फिर आपका किसी से झगड़ा हो गया। नर्चर नेचर नहीं है, आपको वो चीज दी गई है। कॉज्ड बाय बायोलॉजी, थॉट्स एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तीनों चीजें आ गई इसमें। ठीक है, बायोलॉजी, आपका मौसम ठीक नहीं है। थॉट्स, कुछ थॉट्स आपके अंदर आ गए। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, आज आपका मन था कि आप बढ़िया ट्राउजर पहन के कहीं जाएंगे, अचानक से पता चला आपके घर में पूजा पाठ है, अब आपको वो कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा क्योंकि उसमें आप ट्रैक सूट में तो नहीं बैठ सकते ना, लोग पूछेंगे कहाँ भागे जा रहे हो। ठीक है, ओके। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन डिसऑर्डर्स। जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो क्या हो सकता है डिसऑर्डर्स में? तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। Culture born syndromes are disorder which only seem to exist within certain culture. कुछ निश्चित कल्चर में ये पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। They demonstrate how culture can play a role in both causing and defining a disorder. ये एक डेमो देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं चीजों को किस तरीके से संस्कृति जो है एक भूमिका प्ले करती है दोनों चीजों में। डिसऑर्डर के कारण क्या हो सकते हैं और हम उस डिसऑर्डर को डिफाइन कैसे करें। इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? कल्चर बॉन्ड सिंड्रोम, CBS बोलते हैं ना। हम हर जगह के कल्चर से मैच नहीं कर पाते, हमारा और वहां का कल्चर मैच नहीं करता। जैसे मान लिया यूपी के लोग मोस्टली दाल चावल के शौकीन है, अब आपको कहीं ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां पर दाल चावल ही ना मिलते हो तो आपको कितने दिन खाने में मजा आएगा? कुछ ही दिन। ठीक है, या मान लिया आपको गुजराती जो ड्रेसेस है वो पहनना पसंद नहीं है, तो हम लोग तो नॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं ना और उन लोगों के लिए वो नॉर्मल है। अब आप यदि गुजरात चले जाए तो आपको पता चला सुबह दोपहर शाम हर समय आपको फाफड़ा वगैरह खाने को मिल रहा है जो भी उन लोगों के नाम खाने। तो वो क्या हो जाए? एक सिंड्रोम है कि आप वहाँ के एटमॉस्फेयर से क्या नहीं कर पा रहे हो, बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एक सिंड्रोम बन रहा है, एक लक्षण बन रहा है जो क्या बन रहा है? कल्चर। यहाँ पर क्या हो रहा है? कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है किस चीज का? डिसऑर्डर का। जब एक चीज ज्यादा चलेगी 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 तो वो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर बन जाएगा। अब एग्जाम्पल क्या लिया है हमने यहाँ पे? बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा समझते हैं ना, ये ईटिंग डिसऑर्डर है।
हाँ जी, हिंदी में। ओके, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। ओके, ये क्या होता है थोड़ा बताएंगे कोई? बुलिमिया नर्वस है शायद नॉन स्टॉप, मतलब भूख नहीं होती बट आप खाते रहते हैं, ऐसा है ना शायद? बुलिमिया में एक्चुअली ऐसा होता है, एनोरेक्सिया में ये होता है कि आपको भूख नहीं लग रही है, आप दुबले होते जा रहे हो, आप खा ही नहीं पा रहे हो। हाँ। और बुलिमिया में ऐसा होता है कि मे बी आपका फैट तो अच्छा खासा है, ठीक है, पर आप फिर भी ऑन हाँ। डाइट हो, और वो एक्सेसिव डाइट है कि आपने भी कुछ खा भी लिया तो आप क्या कर रहे हो, उस खाने को हटाने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप खुद को एक गिल्ट ट्रिप दे रहे हो कि यार मैंने इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप खाना रोक रहे हो, ठीक है। जबकि बुलिमिया में क्या होता है, आप मोटे हो, आप खाना रोकना चाहते हो पर आप रोक नहीं रहे हो, आप वोमिटिंग भी नहीं कर रहे हो, आप उसको हटाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, पर आपको स्टिल गिल्ट ट्रिप्स है। होता है ना, बिल्कुल करेक्ट। सूखी हड्डी को यार आपसे बोले यार मैं दुबला होना है ना, जब भैया दीदी मैम सर कुछ भी बोले, बोले हमको दुबला होना है, तो आप क्या बोलोगे, इसको और कितना दुबला होना है, ठीक है। ओके, बिंगिंग, पर्जिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिंगिंग और पर्जिंग यूनाइटेड स्टेट्स में बोलते हैं। रनिंग अमॉक, वायलेंट आउटबर्स्ट, कि मतलब बहुत ज्यादा खा लिया अब उन्हें गुस्सा आ रहा है, ये मलेशिया का टर्म है। हिकिकोमोरी, ये सोशल विथड्रॉल है, समाज से एकदम अलग हो जाना, ये कहाँ पे होता है, जापान में होता है। तो आप कहीं पर क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको वेट बहुत ज्यादा है, लोग आपसे मोटा बोलेंगे, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, घर से बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। So why create classification of mental health? What is the value of talking about diagnosis instead of just talking about individuals? ठीक है, डायग्नोसिस, अब देखिए जो क्लासिफिकेशन है क्यों किया जा रहा है, क्यों जरूरत पड़ी इसको बनाने की, क्या वैल्यू है कि यदि हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, ठीक है। डायग्नोसिस क्रिएट अ वर्बल शॉर्टहैंड फॉर रेफरिंग टू अ लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड सिम्टम्स, हम मुंह से बता देते हैं ना कि हाँ ये सारी चीजें आपके अंदर चल रही है, ठीक है। डायग्नोसिस अलाउ अस टू स्टैटिस्टिकली स्टडी मैनी सिमिलर केसेस, लर्निंग टू प्रेडिक्ट आउटकम्स। अब जो डायग्नोसिस होते हैं उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि यदि हम इस तरीके का डायग्नोसिस करेंगे तो चूंकि पहले कुछ केसेस में हमें यही डायग्नोसिस काम किया था, इसी ट्रीटमेंट से उस इंसान को सफलता मिली थी, वो मेंटली कवर अप हो गया था, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रहा है कि जो भी आउटकम निकलेंगे उनका प्रेडिक्शन हम अभी से दे पा रहे हैं। डायग्नोसिस कैन गाइड ट्रीटमेंट चॉइसेस, ये आपको ट्रीटमेंट चॉइस भी देता है, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक, इसका पूरा नाम क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएसएम, क्या बोलते हैं, डीएसएम, ठीक है। ओके, it is easier to count cases of autism if we have a clear definition. ये स्पेशली ऑटिज्म के लिए होता है, यदि हमारे पास क्लियर डेफिनेशन है, यदि हमें क्लियरली पता है कि उस इंसान को ऑटिज्म ही है, तो वर्जन क्या क्या है इसके, ऑटिज्म मैडम बता रहे हैं एक सेकंड, इसके वर्जन क्या क्या है, DSM-4, ठीक है, TR, DSM-5, ये मई 2013 में आया है, इससे पहले क्या चल रहा था, DSM-4 ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, TR का मतलब ट्रीटमेंट रिपोर्ट, ठीक है। The DSM is used to justify payment for treatment, ठीक है। DSM में ये दिया है कि आप किस ट्रीटमेंट के लिए कितनी पेमेंट ले सकते हो, आप एक्सेसिव नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे पेट्रोल के दाम होते हैं ना, वैसे डॉक्टर के प्राइसेस भी फिक्स है कि आप किस चीज के लिए बस इतना ही ले सकते हो, आप स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज, वो एक अलग बात है, ठीक है। It's consistent with diagnosis used by medical doctors worldwide, और इसमें वही चीजें होंगी, वही डायग्नोसिस कंक्लूड होंगे जो डॉक्टर वर्ल्ड वाइडली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक मैनुअल है, एक बुक है एक तरीके से, कि आप क्या कर रहे हो, इस आधार पर आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। एक सिलेबस फिक्स होता है जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरीके से डायग्नोसिस के कुछ प्रोसेस फिक्स है। 5 एक्सेस ऑफ डायग्नोसिस, अब 5 एक्सेस है, एक्सेस मतलब अक्ष, ठीक है, धारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। So the DSM suggests describing someone not just with a label but with a 5-part picture. इससे पहले हम ऑटिज्म जानने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है,
एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, छोटा सा बच्चा है जिसके साथ स्कूल में उसकी रैगिंग वगैरह होती है, ठीक है, रैगिंग होती है। अब उसने शुरू में तो उस चीज को डील करने की कोशिश की, पर उसको कहीं से ये पता चला कि उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके फ्रेंड्स उसे ऑलरेडी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और उसे थ्रेटनिंग कंटिन्यूअसली मिल रही है कि यदि किसी को पता चला तो क्या होगा। अब वो बच्चा क्या हो रहा है, डाउन होता चला जा रहा है, ना ही वो घर में खाना वगैरह टाइम से खा रहा है, उसकी सारी जो भी चीजें हैं वो बिगड़ चुकी हैं, उसका अटेंशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, वो खाने पे फोकस नहीं कर पा रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, उसे छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, या तो वो एकदम चुप रहेगा या फिर उसे एकदम गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। आप उस बच्चे से लाख बोल रहे हो कि बात करो बात करो बात करो, पर वो किसी से बात नहीं कर रहा है, उसने एक चीज पकड़ कर रखी हुई है, ऐसा मोस्टली होता है और मोस्टली नहीं भी होता है, कोई टॉय पकड़ लिया है ना, कोई बुक पकड़ ली और वो उसमें कुछ ना कुछ डूडल्स वगैरह किए जा रहे हैं, उसने एक अपना खुद का ही वर्ल्ड बना लिया है, उसने क्या किया, अपना खुद का ही वर्ल्ड बना लिया है। दिस इज द सिम्टम ऑफ बीइंग ऑटिस्टिक, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं कब कोई इंसान ऑटिज्म से ग्रसित होता है या सफर करता है, ठीक है। अब ऑटिज्म को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं उसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा, अदरवाइज ये जो मेडिकल टर्म्स है इनको हमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पैरासीटामोल को हिंदी में क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता। ओके, तनु जी आप कुछ कह रही है क्या? ओके, चलिए इसके कुछ 5 एक्सिस है, ठीक है, डायग्नोसिस जब हम करते हैं कि ये DSM-5 और DSM-4 है, यदि ये DSM-4 है ये धीरे धीरे इंक्लूड हुआ इसमें, अब ये 5 है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम प्रेजेंट, पहले वाले में जब हम स्टार्ट करते हैं इसको तो सबसे पहले ये देखते हैं कोई क्लिनिकल सिंड्रोम या कोई नैदानिक लक्षण प्रेजेंट है भी कि नहीं। तो यूजिंग स्पेसिफिकली डिफाइंड क्राइटेरिया क्लिनिशियंस में सिलेक्ट नन वन और मोर सिंड्रोम्स, या तो आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ, या आप बोलोगे कुछ हुआ है, या आप बोलोगे थोड़े से कुछ ज्यादा है, ठीक है। एक्सेस 2 बात करता है इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर प्रेजेंट। जब आप ये क्रम चलता है ना, पहले आप फीवर चेक करोगे, फिर आप बीपी चेक करोगे, फिर आप ये चेक करोगे कंटिन्यूसली, आप पहले दिन तो किसी को MRI के लिए नहीं भेज दोगे ना, ठीक है। तो दूसरा स्टेप इसका क्या है, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या, या कोई मेंटली रिटार्डेशन चल रहा है क्या इसके अंदर, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, इस तरीके के कुछ डिसऑर्डर्स है क्या। अब क्या करेंगे क्लिनिशियंस, मे और मे नॉट ऑल्सो सिलेक्ट वन ऑफ दीज 2 कंडीशंस, इनमें से या तो वो कुछ भी सिलेक्ट ना करे या फिर कोई 2 कंडीशन सिलेक्ट कर ले, या तो वो देख ले कोई मेंटल रिटार्डेशन चल रहा है या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर कोई IDD चल रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। थर्ड क्या बात कर रहा है, इज अ जनरल मेडिकल कंडीशंस सच एज डायबिटीज, आर्थराइटिस और हाइपरटेंशन आल्सो प्रेजेंट। आर्थराइटिस, हाँ, ये 2 चीजें देखने के बाद क्या देखा जाएगा, कोई आर्थराइटिस तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन प्रेजेंट तो नहीं है, मतलब बात करने की कोशिश करेंगे ना, इंसान को जानने की कोशिश करेंगे, हम पूछते ना आपको दर्द क्या हो रहा है, ठीक है, कोई जनरल मेडिकल कंडीशंस है क्या, ओके। इन सबके बाद फोर्थ आर साइकोसोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज स्कूल और हाउसिंग इश्यूज आल्सो प्रेजेंट। क्या कोई साइकोसोशल प्रॉब्लम चल रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम चल रही है, जैसे स्कूल में या घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिफ्थ क्या बात करता है, व्हाट इज द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ दिस पर्सन्स फंक्शनिंग, ये इस इंसान की जो भी ग्लोबल फंक्शनिंग हो रही है उसका ग्लोबली असेसमेंट क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो क्लिनिशियंस होंगे वो असाइन करेंगे कोडिंग में फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, ओके, ये उनके अलग अलग टेस्ट है जिससे वो क्या करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे। ओके, अब डायग्नोसिस की कैटेगरीज क्या होती है। सो डिसऑर्डर्स यूजुअली फर्स्ट डायग्नोस्ड इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। सबसे पहले
ठीक है, तो कोई डिसऑर्डर होगा, उसका सबसे पहले आप क्या पता करेंगे? इन्फेंसी, जब बच्चा बिल्कुल पैदा ही हुआ है, शिशु है, या तो आपको तभी पता चल जाएगा, या फिर आपको बचपन से ही उसकी हरकतों में पता चल जाएगा, या फिर वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे आपको पता चलना शुरू होगा। ठीक है, ये कैटेगरीज है, आपको कब कब वो आप उनको डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, डेलिरियम, डिमेंशिया, अमनेशिया और अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। कॉग्निटिव, जब कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आते हैं तो इसमें आपके लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारी चीजें अपने आप इंक्लूड होती चली जाती है। ठीक है, अब जो भी आपका मैनुअल है ना, उस मैनुअल के इस चैप्टर में वो चीजें डिस्क्राइब है, जैसे चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में। मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशंस। अब जो भी जनरल मेडिकल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या मेंटल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं। ठीक है, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, पदार्थ संबंधी विकृतियां। ठीक है, ये चैप्टर 3 में डिफाइन है, जैसे अल्कोहलिक डिसऑर्डर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ये इसी चैप्टर में है। सिजोफ्रेनिया मतलब मनोविकलता, और जो अदर मनोविच्छेदी विकृतियां होती हैं वो। मूड डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, फेस ही करते होंगे और आप लोग को। ठीक है, मूड स्विंग्स हम लोग क्योंकि समाज सोशली रहते हैं ना, तो किसी का भी मूड स्विंग कभी भी हो सकता है, बट जब वो ज्यादा हो रहा है ना हर 2 मिनट में, then it will become a disorder, मूड डिसऑर्डर है ना, दशा विकृति जिसको बोलते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है। फैक्शियस डिसऑर्डर, ठीक है, फैक्टिशियस डिसऑर्डर, इंटेंशनली फेक देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, कि आपको बहुत सालों तक पता ही नहीं चल रहा है आप क्या हो, आपको हमेशा भ्रम रहता है। खैर, इसको डिसऑर्डर बनाया गया है, ये भी एक तरीके से जो इंटेंशनली फेक देने की इसी में इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें भले अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने में टाइम लगे, बट आज नहीं तो कल हम सबको पता चल जाता है कि हु वी आर एंड व्हाट वी आर। ठीक है, बस एक लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम डरते हैं उसको एक्सेप्ट करने में। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर, नींद ही नहीं आ रही है, जब बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ठीक है, लाइक हमने सुना है लोग बोलते हैं मैम हम 15-15 घंटे सो सकते हैं। बहुत नींद आ रही है, समझ में आता है कि आपको कोई टेंशन हो रही है तो आप उससे बचने के लिए कभी भी सो रहे हो, बट आप कंटिन्यूअसली 15-15 घंटे सो रहे हो, दैट इज डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें आपकी रैम, एनआरएम, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये सारी चीजें आपकी काउंट होती है। डे ड्रीमिंग, ये सारी चीजें जब आपकी काउंट होती है तो इससे पता चलता है कि आपको सोने की कितनी देर बाद नींद आ रही है। ठीक है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, नॉट क्लासिफाइड एल्सवेयर। अब संवेग नियंत्रित डिसऑर्डर्स विकृतियां है जिसको कहीं भी क्लासिफाइड नहीं किया गया है। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने किसी भी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको कहीं भी गुस्सा आ रहा है, आप कहीं भी रो दे रहे हो, आपको कहीं भी हंसी आ रही है, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, आप रत्ती भर भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, जो भी फैमिली सेपरेशंस होते थे उसका मेनली रीजन क्या होता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। सहनशीलता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, वो एक डिफरेंट चीज है। बात किस चीज की हो रही है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, अदर कंडीशंस में बी अ फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन। अब जो भी अदर कंडीशन है वो कहाँ पर फोकस की जाएंगी, क्लिनिकल अटेंशन। ठीक है, क्रिटिक्स ऑफ डायग्नोसिंग विद द डीएसएम। अब कुछ हर चीज की बुराइयां होती तो इसकी भी है। सो द डीएसएम कॉल्स टू मेनी पीपल डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर डीएसएम के अकॉर्डिंग यदि आप चलो तो वो हर किसी को डिसऑर्डर ही बता देगा। ठीक है, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो ना, और मान लिया आपने आज ही पढ़ा है कि यदि कोई अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो पता चलता है कि उसको इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। अब आपकी गलती भी है और किसी इंसान ने आकर उसको, आपको नहीं पता वो किस चीज से डील कर रहा है, थोड़ी सी बात पे गुस्सा कर दिया, आपने बोल दिया अरे तुम तो इम्पल्स कंट्रोल ही नहीं कर पाते, पता तुम्हें डिसऑर्डर है। ठीक है, द बॉर्डर बिटवीन डायग्नोसिस और बिटवीन डिसऑर्डर एंड नॉर्मल सीम्स आर्बिट्रेरी। अब यहाँ पर एक आर्बिट्रेरीनेस होती है कि आप डायग्नोस किस तरीके से करोगे। एक बॉर्डर होता है ना, जब उस बॉर्डर को क्रॉस किया तब वो डिसऑर्डर बना, अदरवाइज वो नॉर्मल था।
ठीक है। पर हम क्या होते हैं, आज 4 दिन आपसे आराम से बात की, 5वें दिन किसी चीज को लेकर गुस्सा आ गया, ठीक है, ये आपसे बात नहीं की, तो आप बिना जाने पहचाने जजमेंट पास कर देते हो कि पता नहीं वो तो बात ही नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा था उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है। हो सकता है हमें कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगे, हो सकता है कभी कभी भूख ना लगे, ठीक है। 40 मिनट फिर से क्रॉस हो गए, हम सेंडिंग यू द लिंक अगेन, ठीक है। ओके ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekanksha42@gmail.com.